हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, हम पिछले टर्न पर बात कर रहे थे कि प्रकाश विद्युत धारा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं ना। तो मैंने आपको 3 कारकों के नाम बताए थे। कैथोड और एनोड के बीच का विभवांतर, आपतित प्रकाश की तीव्रता और आपतित प्रकाश की आवृत्ति। एक फैक्टर मैं आपको पढ़ा चुका था, विभव का प्रभाव। आप याद करिए, हम कैथोड पर देहली आवृत्ति या उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। अब हमने विभवांतर एक बार 0 मान के देखा तो भी कैथोड से निकलने वाले कुछ इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच रहे थे, मतलब एक अल्पमान की धारा प्रवाहित हो रही थी। फिर बच्चों, हमने एनोड को कैथोड के सापेक्ष धन विभव पर रखा देखा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, धारा बढ़ रही थी, और एक निश्चित धन विभव पर कैथोड से निकलने वाले सभी इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच गए थे, संतृप्त धारा प्रवाहित हुई थी। इसके बाद आपने एनोड को ऋण विभव पर रख के देखा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो रही थी, धारा कम हो रही थी, और एक निश्चित ऋण विभव पर सभी इलेक्ट्रॉन अवरुद्ध हो गए थे, धारा 0 हो गई थी, और इस विभव को आपने नाम दिया था निरोधी विभव। सही है ना। आज की चर्चा स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट पर, और सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा प्रकाश विद्युत धारा पर आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। मतलब हम क्या करेंगे, आप समझ गए होंगे कि जो प्रकाश आपतित हो रहा होगा उसकी तीव्रता परिवर्तित करके देखेंगे, तीव्रता बदलेंगे और देखेंगे कि तीव्रता बदलने से धारा किस तरीके से परिवर्तित होती है। सुनिए बच्चों, देखो मैं आपको एक छोटी छोटी बातें बता दूं कुछ। ये मान लो धातु सतह है, आपने इसके ऊपर प्रकाश डाला, देहली आवृत्ति तो होनी ही चाहिए। देहली आवृत्ति या फिर इससे उच्च आवृत्ति का आपने क्या डाला इसके ऊपर, प्रकाश। बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं तीव्रता की। देहली आवृत्ति शब्द बोलते ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। बच्चों, जो तीव्रता होती है ना, सुनना, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे खैर अभी, कि प्रकाश फोटोन के रूप में आता है। मैंने आपको पहले ही दिन कहा था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश कण के रूप में आएगा। कण को नाम दे दिया फोटोन। क्या नाम दिया, फोटोन। प्रकाश फोटोन के रूप में आया। फोटोन मतलब एक पैकेट आया पूरा, और एक पैकेट जैसे ही इलेक्ट्रॉन से टकराया बच्चों, उस फोटोन ने अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे दी, और इलेक्ट्रॉन भाई साहब कहाँ आ गए, बाहर। तीव्रता का मतलब सीधा सा है आपतित प्रकाश में फोटोनों की संख्या। और भी कुछ एक दो कंडीशंस हैं, एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में, वो छोड़ो, मैं तो खाली इतना समझना चाह रहा हूं कि आपतित प्रकाश में फोटोनों की संख्या। अगर मुझे तीव्रता परिभाषित करनी हो प्रकाश की तो मैं कहूंगा बच्चों, तीव्रता अगर आप बदलते हो, ध्यान सुनना बहुत ध्यान से, अगर आप तीव्रता बढ़ाते हो, तीव्रता बढ़ाते हो, बार बार बोल रहा हूं, तो आपतित प्रकाश में फोटोनों की क्या बढ़ती है, संख्या। संख्या, ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। ऊर्जा डिपेंड करेगी आवृत्ति पर। आवृत्ति पर तो कौन डिपेंड करेगी, ऊर्जा, और तीव्रता पर डिपेंड करेगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जैसे मान लो कि पहले 100 फोटोन आ रहे थे, 100 फोटोन 100 इलेक्ट्रॉनों से टकराए, और 100 फोटोनों ने 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। 100 फोटोनों ने 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। बच्चों, आपने बढ़ा दी प्रकाश की तीव्रता, तो क्या तीव्रता बढ़ाने से आने वाले प्रकाश में फोटोनों की संख्या बढ़ गई?
अब फोटोन 100 की जगह आए मान लो 500, तो इलेक्ट्रॉन भी तो 500 बाहर निकलेंगे, मतलब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। उत्सर्जित बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं एक बार इसको है ना ढंग से कॉन्सेप्चुअली लिखता हूं, आप समझेंगे ना एक बार मेरे साथ में। सुनिए, सबसे पहले तो आपको धातु सतह पर देहली आवृत्ति का प्रकाश डालना होगा, क्योंकि अगर आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होगी फिर तो बात करना ही बेकार है। सबसे पहले तो लिखिए, जब धातु सतह पर देहली आवृत्ति या उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, तो जब धातु सतह पर देहली आवृत्ति या उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा। सुनना ध्यान से, यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? आपने धातु की सतह पर देहली आवृत्ति या उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला। मैंने कहा था ना बच्चों स्टार्टिंग में कि ये देहली आवृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है प्रकाश विद्युत प्रभाव में। बिना देहली आवृत्ति के तो मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। जब हमने धातु पर देहली आवृत्ति या उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला तो धातु से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? बाहर। अब आवृत्ति तथा विभव नियत रखकर तीन नाम आपके सामने आ रहे थे, विभव, आवृत्ति और तीव्रता। तो जिसका प्रभाव पड़ेंगे केवल वही बदलेगा, बाकी जो चीज कांस्टेंट रहेंगी। ना तो आवृत्ति बदलेगी बच्चों, ना ही विभव बदलेगा। नियत रखकर, किसका प्रभाव पड़ रहा हूं? तीव्रता का रखकर। तीव्रता बढ़ाई जाए, बढ़ाई जाए तो आपतित प्रकाश में तीव्रता का मतलब मैंने क्या बताया बच्चों? फोटोनों की संख्या। प्रकाश जो आ रहा है कण के रूप में आ रहा है और उन कणों को हमने क्या नाम दिया है? फोटोन। ठीक है ना? तो जब आवृत्ति तथा विभव नियत रखकर तीव्रता बढ़ाई जाए तो आपतित प्रकाश में क्या बढ़ जाती है बच्चों? फोटोनों की संख्या बढ़ जाती है। और बच्चों फोटोनों की संख्या बढ़ गई, फोटोन ज्यादा बाहर निकल रहे हैं। अब मैंने कहा कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। फोटोन जितने ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन भी तो ज्यादा होगा। फोटोन संख्या बढ़ जाती है जिससे, और सभी फोटोन इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं क्योंकि आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक है एक तरीके से। तो फोटोन संख्या बढ़ जाती है जिससे धातु सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। ये बात समझ में आई ना भाई? धातु सतह पर आपने देहली आवृत्ति या उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला, धातु से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हुआ। अब बच्चों आप आवृत्ति और विभव नियत रखकर तीव्रता बढ़ा रहे हो तो फोटोनों की संख्या बढ़ जाएगी, और फोटोनों की संख्या बढ़ेगी ना तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ जाएगी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है ना? अब सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बाहर निकलेंगे। अगर मैं ग्राफ आपको याद हो बच्चों, सुनना, मेन तो ग्राफ है ये, एक्स अक्ष मान लिया,
और ये हमने बाई अक्ष मान लिया। यहां तो हम क्या लेते हैं, प्रकाश, विद्युत धारा, 0। और यहां क्या लेते हैं, इस अक्ष पर क्या लेते हैं हम, कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर। सुनना, और कल आपने ग्राफ पढ़ा था कि धारा 0 एक ऋणात्मक विभव पर होती है बच्चों, जिसे अपन निरोधी विभव V0 कहते हैं। परिभाषा हम आगे लिख लेंगे इस चीज़ की। और ग्राफ बनाना कैसे कहा है मैंने आपको, घुमावदार लाइन ऐसे लेना और फिर धीरे 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 इसको बिल्कुल सीधा कर देना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कल मैंने आपको ये ग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था बच्चों। ग्राफ बहुत काम का है। आज सुने, ये ग्राफ तो एक सिंगल सिस्टम में हो गया, पर अब बच्चों आपने क्या बदली, प्रकाश की तीव्रता। क्या बदली, तीव्रता। तीव्रता जब बदली, देखो ये जो निरोधी विभव है ना, ये डिपेंड करता है ऊर्जा पर। अगर आप अधिक ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए निरोधी विभव इलेक्ट्रॉनों को रोकने का काम करता है। सोचो कि जब आपने ऊर्जा ज़्यादा डाली तो फोटोन ज़्यादा ऊर्जा का होगा, तो उससे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ऊर्जा का बाहर निकलेगा। और ज़्यादा ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आपको वोल्टेज भी तो ज़्यादा लगाना होगा। ऋणात्मक में ज़्यादा मतलब ये इधर बढ़ेगा। याद रखना बच्चों, निरोधी विभव किस पर डिपेंड करता है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। निरोधी विभव किस पर डिपेंड करता है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति कह दो, ऊर्जा कह दो, एक ही बात है। निरोधी विभव डिपेंड करता है आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, पहली बात। अच्छा, आवृत्ति बढ़ाओगे तो निरोधी विभव बढ़ेगा, पर फिलहाल आपने क्या बढ़ाई, तीव्रता। तो आपने क्या कहा, तीव्रता बढ़ाने से फोटोन संख्या बढ़ी, धातु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। एक बात और लिख दें, निरोधी विभव, निरोधी विभव अपरिवर्तित रहता है। ये समझ में आया क्या? अरे निरोधी विभव डिपेंड किस पर कर रहा है, ऊर्जा पर। और ऊर्जा किस पर डिपेंड कर रही है, आवृत्ति पर। आपने आवृत्ति तो नियत रखी है ना, आवृत्ति कैसी है, नियत है। आवृत्ति कैसी है, नियत। तो ऊर्जा कैसी है, नियत। तो निरोधी विभव कैसा है, नियत। मतलब सेकंड ग्राफ बच्चों यहीं से स्टार्ट होगा, पर थोड़ा ऊपर जाएगा इससे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आए तो धारा कैसे बहेगी, ज़्यादा। इसकी तीव्रता I1 मान लो, इसकी तीव्रता I2 मान लो और लो। और इसकी तीव्रता कितनी मान लो बच्चों, I3। तो सबसे बड़ा I3, फिर I2 और फिर I1। ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? ग्राफ अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। मैं ग्राफ एक बार दोबारा बनाऊं। अब देखो धीरे धीरे चीज़ें आपको याद हो जाएंगी बच्चों। अपन किसका प्रभाव पढ़ रहे हैं पहले तो वो देखिए। हम प्रभाव पढ़ रहे हैं तीव्रता का, तो आपको दिमाग में लिंक कैसे रखना है। मैं तो इस चीज़ को अलग से लिख दूंगा, पर आपको नोट्स में लिखना नहीं है। खैर, तीव्रता बढ़ाई आपने तो तीव्रता से बढ़ेगी फोटोनों की संख्या, फोटोनों की संख्या, और फोटोनों की संख्या से बढ़ेगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। खेल खत्म। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ऊर्जा पर नहीं पड़ेगा मतलब निरोधी विभव पर नहीं पड़ेगा। दोबारा आप ग्राफ देखें बच्चों, एक्स अक्ष, वाई अक्ष। वाई अक्ष पे तो ले रहे हैं हम प्रकाश विद्युत धारा। यहां तो आप क्या लिखेंगे, प्रकाश विद्युत धारा। यहां विभवांतर लिख दो, शॉर्ट में बहुत है, विभवांतर। ये जीरो, विभवांतर कहीं ना कहीं यहां जीरो, धारा यहां जीरो होती है ना निरोधी विभव पर। तो एक तो ग्राफ बना ही दोगे आप इस तरीके से। इस पर तीव्रता है मान लो I1। I को धारा मत समझ जाना बच्चों। I1 क्या है, तीव्रता, क्योंकि तीव्रता बदलनी है ना।
अब जैसे ही आपने तीव्रता बढ़ाई या घटाई, जो भी हुआ, निरोधी विभव तो नहीं बदलेगा। घटाई होगी तीव्रता तो ग्राफ इससे नीचे बनेगा, और बढ़ाई होगी तीव्रता तो ये लो दूसरा ग्राफ I2 तीव्रता के लिए, और तीव्रता बढ़ा दी तो ये लो तीसरा ग्राफ I3 तीव्रता के लिए। तो I3 बढ़ा, फिर I2 और फिर I1। याद रखना बच्चों, ये ग्राफ किसके लिए है? अलग अलग तीव्रताओं के लिए। ऐसा एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। अलग अलग तीव्रताओं के लिए प्रकाश, विद्युत धारा और विभवांतर के मध्य ग्राफ बनाइए। तो याद रखना, तीव्रता अलग अलग है, स्टार्टिंग पॉइंट ग्राफ का एक ही रहेगा। निरोधी विभव परिवर्तित ही नहीं हुआ है। परिवर्तित क्या हुई है? संतृप्त धारा। तो संतृप्त धारा बदल जाएगी। क्लियर है? नोट कर लें आप जल्दी से। बच्चों नोट कर रहे हैं जल्दी से इसको, है ना? तो कल हमने प्रभाव किसका पढ़ा था? विभव का। 3 प्रभाव थे, विभव का, आवृत्ति का और तीव्रता का। विभव का अपन ने कल पढ़ लिया था, और आज हमने किसका प्रभाव पढ़ लिया है? तीव्रता का। ठीक है। नेक्स्ट जो हेडिंग होगी, तीव्रता की जगह अब आएगा बच्चों आवृत्ति का प्रभाव। ठीक है। देखिए, हेडिंग है प्रकाश विद्युत धारा पर आवृत्ति का प्रभाव। बच्चों अब समझ गए होंगे आप, आवृत्ति की बात कर रहा हूं, इसका मतलब हम तीव्रता और वोल्टेज क्या रखेंगे? नियत। तीव्रता और वोल्टेज क्या रखेंगे बच्चों? नियत रखेंगे। ठीक है ना? और जो आवृत्ति है वो कम से कम देहली आवृत्ति तो उच्च होनी ही चाहिए। उच्च करने के बाद ही हम आगे बात करेंगे। सुनना, 2 तरीके से पढ़ेंगे इस चीज को। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या रहेगा मेरा, कि मैं धातु सतह पर निश्चित आवृत्ति और निश्चित विभव पर देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालूंगा। इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा उससे बाहर। फिर बच्चों मैं आवृत्ति को बढ़ाऊंगा। आवृत्ति का मतलब होता है फोटोन की ऊर्जा। देखो, आपने तीव्रता बढ़ाई तो फोटोन की संख्या बढ़ी, और जब फोटोनों की संख्या बढ़ी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी, और जब निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी तो धारा बढ़ी। निरोधी विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब मैं क्या बढ़ाऊंगा? सुनना ध्यान से, आवृत्ति। क्या बढ़ाऊंगा बच्चों? आवृत्ति। जब आवृत्ति बढ़ाऊंगा, प्रकाश की मैं आवृत्ति बढ़ाऊंगा, तो आपतित फोटोनों की ऊर्जा बढ़ेगी, आपतित फोटोनों की क्या बढ़ेगी? ऊर्जा। और जब फोटोनों की ऊर्जा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों की क्या बढ़ेगी? ऊर्जा। संख्या नहीं बढ़ेगी अब की बार। और जब इलेक्ट्रॉन की बच्चों ऊर्जा बढ़ेगी तो कौन बढ़ेगा? निरोधी विभव। संतृप्त धारा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि संख्या नहीं बढ़ रही है। संख्या जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी। एक बार इन चीजों को आप समझो, ध्यान से सुनो, मेरे साथ साथ लिखने का प्रयास करें, बढ़िया समझ में आएंगी। देखो, जब नियत आवृत्ति तथा विभव पर जिसके बारे में बात कर रहे हो उसको छोड़कर बाकी की चीजें कैसी बनी रहेंगी बच्चों? कांस्टेंट। ठीक है ना? तो जब नियत आवृत्ति तथा विभव पर धातु सतह पर
देहली आवृत्ति या उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। ये समझ में आया? नियत आवृत्ति फिक्स कर दी और विभव फिक्स कर दिया। धातु पर देहली आवृत्ति या उच्च आवृत्ति का हम प्रकाश डाल रहे हैं तो धातु से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा बच्चों। धातु से इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? बाहर। ठीक है। अब आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाई जाए। आवृत्ति बढ़ाई जाए। सुनना, आपने क्या बढ़ाई है बच्चों? आवृत्ति बढ़ाई जाए तो आपतित फोटोनों की ऊर्जा बढ़ेगी। आपने आने वाले प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाई तो आवृत्ति मैंने कहा ना, देखो तीव्रता, आप ऐसे याद करना इन चीजों को। तीव्रता का मतलब संख्या, तीव्रता का मतलब संख्या और आवृत्ति का मतलब है ऊर्जा। अब आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो आपतित फोटोनों की ऊर्जा बढ़ेगी जिससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ेगी। संख्या के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब नहीं बढ़ेगी। केवल क्या बढ़ेगी बच्चों? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ेगी। और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऊर्जा का बाहर निकलेगा, संख्या नहीं बढ़ी, संतृप्त धारा नहीं बदलेगी, निरोधी विभव बदलेगा बच्चों, ऊर्जा बढ़ेगी जिससे निरोधी विभव बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बच्चों? निरोधी विभव बढ़ेगा, जबकि संतृप्त विद्युत धारा अपरिवर्तित रहेगी। बच्चों पिछली हेडिंग में और इस हेडिंग में अंतर क्या है, आप समझ रहे हो क्या? पिछली बार आपने क्या बढ़ाई थी? तीव्रता। और जब आपने तीव्रता बढ़ाई थी तो फोटोनों की संख्या बढ़ी थी, उससे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी थी, ऊर्जा नहीं बढ़ी थी। संतृप्त धारा बढ़ा, निरोधी विभव नहीं बढ़ा। अब की बार बच्चों आपने आवृत्ति बढ़ाई तो आने वाले प्रकाश में फोटोनों की ऊर्जा बढ़ी। फोटोनों की ऊर्जा बढ़ी तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ी, और इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ी बच्चों तो निरोधी विभव बढ़ा, संतृप्त धारा नहीं बदली। इसका जरा ग्राफ देखना बच्चों ध्यान से। ठीक है ना? यहां तो वही प्रकाश, विद्युत धारा, और एक्स अक्ष पर वही विभवांतर, ये जीरो। तो एक ग्राफ तो आप, ये निरोधी विभव होता है आपको पता है, एक ग्राफ तो बच्चों आप बना ही दोगे। ये लो ना, इसे हम संतृप्त धारा कहते हैं। अरे ये ग्राफ तो मैंने आपको कल ही सिखा दिया था ना। एक तो सिंपल एक ग्राफ तो आप बना ही दिया करो। अब जैसा आपने लास्ट हेडिंग में देखा बच्चों, अगर मैं तीव्रता बढ़ाता तो निरोधी विभव नहीं बढ़ता,
मतलब ग्राफ यहीं से स्टार्ट होता, पर धारा बदलती तो ग्राफ अलग अलग जगह जाकर समाप्त होता। अब की बार आपने बढ़ाई है आवृत्ति, और आवृत्ति से क्या बढ़ी है? ऊर्जा। ऊर्जा बढ़ी है मतलब निरोधी विभव बदला है। तो पहला निरोधी विभव इसे कहेंगे V01, आवृत्ति ν1 के लिए। फिर आपने बच्चों आवृत्ति बढ़ाकर कर दी मान लो ν2, तो निरोधी विभव बढ़ गया और ये हो जाएगा V02, निरोधी विभव बढ़ गया। ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा उस तरीके से, पर संतृप्त धारा नहीं बदली ना, तो खत्म तो इसी में जाकर होगा। समाप्त स्टार्टिंग अलग पॉइंट से हुई है, समझिए बात को। ऊर्जा बढ़ने से आवृत्ति बढ़ाई, आने वाले फोटोन की ऊर्जा बढ़ी, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ी। ऊर्जा बढ़ने से निरोधी विभव बढ़ गया, संतृप्त धारा क्योंकि संख्या थोड़ी बदली भाई। फिर और बढ़ाऊं अगर विभव को, यह आवृत्ति मान लो ν3, तो ये विभव मान लिया आपने V03, इस तरीके से। संतृप्त धारा नहीं बदलेगी बच्चों, बार बार क्या बदलेगा? निरोधी विभव। और याद रखना ये आवृत्तियां बढ़ रही हैं। सबसे बड़ी आवृत्ति कौन सी है? ν3, फिर कौन सी है? ν2, और फिर कौन सा है? ν1। ठीक है ना? बनाओ चलो इसको। अब तीनों ग्राफों को बच्चों आप एक साथ देखना। सिंगल वोल्टेज के प्रभाव में तो एक ही ग्राफ बनता है। तीव्रता का प्रभाव पढ़ाना, अब आपको ग्राफ से बात समझ आने लग जाएंगी। जब आपने प्रभाव तीव्रता का पढ़ा तो स्टार्टिंग पॉइंटों में कोई बदलाव नहीं आया, निरोधी विभव नहीं बदला था, संतृप्त धारा बदल रही थी, है ना। और जब आपने प्रभाव पढ़ा है आवृत्ति का, तो ऊर्जा से निरोधी विभव बदल रहा है, पर अब संतृप्त धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है भाई। ठीक है, लिखो चलो इसको जल्दी से। ठीक है भाई। तो ये हो गए प्रकाश विद्युत धारा को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें विभव का प्रभाव भी आपने देख लिया, आवृत्ति का भी देख लिया, और आपने तीव्रता का भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं भाई, देखना ध्यान से। दो ग्राफ और देखे छोटे छोटे से। ये जो ग्राफ पढ़े आपने, ये तो बच्चों प्रकाश विद्युत धारा विभव के मध्य है। ये ग्राफ अलग अलग आवृत्तियों के लिए है, और पिछला ग्राफ अलग अलग तीव्रताओं के लिए था। दो ग्राफ और देखिए आप, क्योंकि ग्राफ पूछे जाते हैं कभी कभार एग्जाम, और अच्छा क्वेश्चन होता है भाई ग्राफ का। एक तो हम बात करें, पहले हमने तीव्रता का प्रभाव पढ़ा था ना, तो प्रकाश की तीव्रता तथा प्रकाश विद्युत धारा के मध्य ग्राफ। ठीक है बच्चों, एक ग्राफ तो मुझे क्या पढ़ना है? प्रकाश की तीव्रता और धारा के मध्य ग्राफ। आपको सर पढ़ा था बच्चों, वो प्रकाश विद्युत धारा और विभव के मध्य ग्राफ था, अलग अलग तीव्रताओं के लिए। पर अब मैं विभव का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं तीव्रता और धारा के मध्य ग्राफ बनाऊंगा। और दूसरा इसी तरीके से ग्राफ में जो प्रकाश आ रहा है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा प्रकाश
विद्युत धारा के मध्य ग्राफ बनाऊंगा। दो ग्राफ है भैया, क्योंकि आपने दो ही चीज तो पढ़ी है, आवृत्ति का प्रभाव और तीव्रता का प्रभाव। तो तीव्रता और धारा के मध्य कैसा ग्राफ आएगा, और दूसरा आवृत्ति और धारा के मध्य कैसा ग्राफ आएगा। देखिए बच्चों, इस अक्ष पे आपने ले ली प्रकाश विद्युत धारा, और यहां आपने क्या ले लिया, दूसरा क्या वेरिएबल है, आपतित प्रकाश की तीव्रता। आपतित प्रकाश की तीव्रता। सुनना बच्चों, तीव्रता का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। जब तीव्रता जीरो है, जब तीव्रता जीरो है, इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा है। और जब बच्चों इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं निकलेगा तो धारा कितनी रहने वाली है, जीरो। फिर आपने थोड़ी सी तीव्रता लगाई, बिल्कुल अल्पमान की, तो कुछ तो फोटोन आए होंगे, और कुछ फोटोन आए होंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलेंगे, मतलब धारा प्रवाहित होगी। जैसे जैसे आप तीव्रता बढ़ाओगे, कहने का मतलब आने वाले प्रकाश में फोटोन की संख्या बढ़ाओगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी और धारा का मान बढ़ता जाएगा बच्चों। तो ग्राफ सीधी रेखा होगा और गुजरेगा मूल बिंदु से। याद रखना, ग्राफ एक सरल रेखा होगी और ग्राफ कहां से गुजरेगा, मूल बिंदु से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा, मूल बिंदु से। दूसरा ग्राफ देखना बच्चों, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे वाला। यहां तो मैं ले रहा हूं आपतित प्रकाश की आवृत्ति, और यहां हम ले रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब सुनना बच्चों, आवृत्ति जीरो है तो धारा जीरो है, ठीक है, पर आवृत्ति आपने थोड़ी सी बढ़ाई तो क्या धारा बहेगी, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हर एक आवृत्ति पर धारा बहे ये जरूरी कहा, मैंने कहाँ कहा यह बात। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि आवृत्ति एक विशेष मान से ज्यादा होनी चाहिए, उसे हम बोलते हैं देहली आवृत्ति। तो बढ़ते बढ़ते आप विशेष मान तक पहुंचे और मान लो वो विशेष मान आपको यहां प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये देहली आवृत्ति है। इसके बाद ग्राफ सीधी रेखा आएगा। देखो अब दोनों ग्राफों का अंतर समझना बच्चों। जब आप प्रकाश विद्युत धारा का तीव्रता से ग्राफ बनाते हो, प्रकाश विद्युत धारा का जब आप तीव्रता से ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ आने को तो सीधी रेखा ही आता है, पर कहां से गुजरता है, मूल बिंदु से। जब आप आवृत्ति के साथ ग्राफ बनाते हो तो बार बार बोलता हूं मैं, देहली आवृत्ति से कम पर संभव नहीं है। तो जब आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है, मैं चाहूं तो यहां लिख सकता हूं ये है न्यू जीरो। जब आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है बच्चों तो ग्राफ संभव ही नहीं है, और उसके बाद ग्राफ बनता है। इन ग्राफों में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए बच्चों। देखना क्वेश्चन क्या है। आपको दो ग्राफ बना के दिए मैंने, यहां तो प्रकाश विद्युत धारा और यहां आपकी है आवृत्ति, ठीक है। ये दो ग्राफ बनाए बच्चों, पहला और दूसरा। इस ग्राफ पे लिखा मैंने ए और इस ग्राफ पे लिखा मैंने बी, ठीक है। दो ग्राफ बनाए, एक ग्राफ में आपको दो ग्राफ नजर आ रहे हैं, ए और बी। क्वेश्चन है, दो धातु ए और बी हैं, किस धातु के लिए, क्वेश्चन किस धातु के लिए कार्यफलन अधिक होगा।
दो धातुएं हैं, पहली है ए और दूसरी है बी। तो किस धातु के लिए, ए के लिए या बी के लिए, कार्यफलन का जो मान है वो कौन सी धातु के लिए ज़्यादा होगा, अधिक होगा, ये आपको आंसर देना है बच्चों। सोच के देखो ध्यान से। बच्चों कार्यफलन डिपेंड करता है देहली आवृत्ति पर, पता हो तो आपको। ग्राफ ये है तो यहाँ से यहाँ तक ये तो हो जाएगा न्यू जीरो ए, देहली आवृत्ति ए के लिए, और ये मूल बिंदु से यहाँ तक इतनी बड़ी वाली लाइन ये हो जाएगी देहली आवृत्ति बी के लिए। तो आपको दिख रहा है कि देहली आवृत्ति वी की ज़्यादा है। आंसर देखना, न्यू जीरो वी बड़ा है न्यू जीरो ए से, बी की देहली आवृत्ति ए से ज़्यादा है। और बच्चों कार्यफलन का सूत्र याद है, एच न्यू नॉट, देहली आवृत्ति जितनी ज़्यादा कार्यफलन उतना ज़्यादा। तो कार्यफलन मतलब फाई नॉट बी का ज़्यादा होगा फाई नॉट ए से, बी का कार्यफलन ए के कार्यफलन से क्या होगा, ज़्यादा। तो ये देखिए हमने बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है, जो बार बार आपको परेशान करेंगे। यहां तक आप एक बार नोट कर लें जल्दी से। नोट कर लो, चलो इसको, ठीक है। तो ये दो तीन प्रभाव हो गए भाई। अब तक आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ लिया, और कार्यफलन, देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य, इनके सूत्र वगैरह आपने सब चीज़ें जान ली है ना, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्यवस्था भी पढ़ ली है बच्चों। उसमें विभव का प्रभाव देख लिया, तीव्रता का प्रभाव देख लिया और आवृत्ति का प्रभाव देख लिया। सारे ग्राफ हमने जान लिए। अब हम बात करते हैं बच्चों, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, आपको याद हो तो स्टार्टिंग में ही, कि हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो व्याख्या करते हैं ये कणीय सिद्धांत से करते हैं। प्रकाश में दो प्रकृतियां होती हैं ना, कुछ घटनाओं में प्रकाश को तरंग माना गया है, पर कुछ घटनाओं में प्रकाश को कण माना गया है। तो हम प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश को फोटोन, पार्टिकल यानी कि कण मानते हैं। मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कणीय सिद्धांत से की जाती है। इसका मतलब तरंग सिद्धांत से नहीं हुई होगी भाई, पहले तरंग सिद्धांत आया, अब तरंग सिद्धांत से व्याख्या नहीं हुई है, तभी तो आपने कणीय सिद्धांत माना है। तो वो कौन कौन से कारण हैं, वो कौन कौन से रीजन हैं, वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जिनसे तरंग सिद्धांत असफल रहा। कुछ ऐसी घटना हुई होगी जिसमें तरंग सिद्धांत फिट नहीं बैठा होगा। तो बच्चों मुझे वही कारण जानने हैं। मतलब मेरी अगली हेडिंग क्या होगी, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत की असफलता, कि तरंग सिद्धांत क्यों असफल हुआ। क्लियर है? ध्यान से समझना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, तो आप सभी हेडिंग डालिए भाई। लिखिएगा बच्चों, हेडिंग लिखिएगा। हेडिंग बनाया प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत की असफलताएं। हेडिंग डालिएगा बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत की असफलताएं। कि जो तरंग सिद्धांत था वो असफल क्यों रहा, या उसके द्वारा अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या क्यों नहीं कर पाए। तो तरंग सिद्धांत किन किन कारणों से असफल रहा, असफलताओं के कारण हमें जानने हैं। भाई तरंग सिद्धांत व्याख्या नहीं कर पाया था
तो व्याख्या कणीय सिद्धांत से की जाती है। कुछ तो ऐसी घटनाएं रही होंगी जिनसे तरंग सिद्धांत असफल रहा होगा। ध्यान से देखना बच्चों। पहला पॉइंट, तरंग के रूप में जब प्रकाश आएगा ना, मान लो ये धातु की सतह है, सुनिएगा, ये धातु की सतह है। अब मान लो कि प्रकाश तरंग के रूप में आ रहा है। प्रकाश कैसे आया? तरंग के रूप में। तो जब प्रकाश तरंग के रूप में आता है ना, तो इसकी जो ऊर्जा है प्रकाश की, वो किसी एक इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलती। मान लीजिए ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, ठीक है। धातु से बाहर निकलने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। कितनी चाहिए? 5। तो बच्चों अगर ये पूरी की पूरी ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाए तो इस इलेक्ट्रॉन को 10 मिल जाएगी। बाहर निकलने के लिए कितनी चाहिए? 5, क्योंकि 5 एक्स्ट्रा बच जाएगी। पर बच्चों ये ऊर्जा जब तरंग के रूप में आ रहा है, सुनना ध्यान से, जब किसके रूप में आ रहा है? तरंग के रूप में आ रहा है, तो ये ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को ना मिलकर ऐसे प्रकाशीय क्षेत्रफल में जितने हिस्से पर प्रकाश आता है उसे बोलते हैं बच्चों प्रकाशीय क्षेत्रफल। तो अगर प्रकाश तरंग के रूप में आ रहा है तो ऊर्जा किसी विशेष इलेक्ट्रॉन को ना मिलकर प्रकाशीय क्षेत्रफल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ 5, 7, 8, 20, इन सबको मिलेगी भाई। सबकी ऊर्जा मान लो आप तो 5, 5, 5, 5 थी, 10 आई, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो सबके हिस्से में कितनी कितनी ऊर्जा आई? एक। तो 5 से कितना हो गया? 6 हो गया। तो क्या प्रकाश आपतित करते समय तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? अभी उसका पेट कहाँ भरा है? मान लो आप पंगत लगा के बैठे हो। आप इस कहानी को ऐसे समझ लें, आप जब खाना खाते हो किसी प्रोग्राम में, आप एक पंगत लगा के बैठे हो, पूड़ी डालने वाला आया, वो सबको दो 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 पूड़ी डाल के जाता है। ऐसा थोड़ी है कि पूरी टोकरी आपको ही डाल जाएगा। तो आपने 2 पूड़ी खा ली, तो क्या आप 2 पूड़ी खाते हो वहाँ से निकल के बाहर भाग जाते हो? नहीं, और वेट करते हैं कि अभी तो और आने दे उसको। फिर दोबारा आता है, फिर 2 मिल जाती हैं, फिर आता है, फिर 2, अब जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग जब आपका पूरा पेट भर जाएगा, पहली तरंग आई, सबको एक एक मिला, 5 से हुआ 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, तब बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर प्रकाश तरंग के रूप में आ रहा है तो प्रकाश के आने में और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में समय लगेगा भाई, ठीक है ना? ठीक है ना भाई? तो जब प्रकाश अगर तरंग के रूप में आ रहा है ना, तो जैसे प्रकाश धातु की सतह पर गिरा तो इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर नहीं आएगा, कुछ समय लगेगा। पर जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक निष्कर्ष हैं, मैं आपको लिखाऊंगा इस टॉपिक के बाद में, वो ये कहते हैं, प्रैक्टिकल ये कहता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन गिरा तुरंत, जैसे ही फोटोन गिरा तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहिए। बच्चों वो कॉन्सेप्ट ऐसा है कुछ कि मान लो मैं खाने के पहले पैकेट बना लूँ पूरे, मान लो आप 8 पूड़ी खा सकते हो, कुछ सब्जी खा सकते हो, उसका मैंने एक बंडल बना लिया और मैंने पूरा का पूरा बंडल किसी इलेक्ट्रॉन को दिया, इलेक्ट्रॉन ने बंडल लिया और पूरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? बाहर। तो इसकी असफलता क्या है कि ये समय क्यों लग रहा है, इस चीज को तरंग सिद्धांत नहीं समझा पाया। प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो प्रायोगिक निष्कर्ष है वो ये कहता है कि जैसे ही प्रकाश आपतित हो तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाना चाहिए। पर जब तरंग सिद्धांत देखा गया तो भैया इलेक्ट्रॉन को निकलने में समय लग रहा है। यह समय क्यों लग रहा है, इसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाया। तो पहली असफलता क्या लिखेंगे हम कि यदि प्रकाश तरंग के रूप में आपतित हो, मान लो होता तो नहीं है, एक्चुअल में प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश तरंग के रूप में नहीं आता, कण के रूप में आता है। पर मान लीजिए कि यदि प्रकाश तरंग के रूप में आपतित हो तो क्या होता बच्चों? तो ऊर्जा
किसी एक इलेक्ट्रॉन को ना मिलकर, किसी विशेष इलेक्ट्रॉन को थोड़ी मिलती, ना मिलकर प्रकाशीय या प्रकाशिक, कुछ भी लिख देना, क्षेत्रफल। प्रकाशिक क्षेत्रफल का मतलब समझ गए आप? वो क्षेत्रफल जितने हिस्से पर वो किरण आएगी। प्रकाशिक क्या ही लिखो, चलो, प्रकाशिक क्षेत्रफल में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों को मिलती है। सुनना भाई बहुत ध्यान से। यदि प्रकाश तरंग के रूप में आपतित हो, आप मान लो कि प्रकाश तरंग के रूप में आ रहा है, तो जो ऊर्जा है वो किसी विशेष इलेक्ट्रॉन को थोड़ी मिलेगी। जो पूड़ी वाला पूड़ी डालने आएगा वो सारी पूड़ी आपको थोड़ी दे जाएगा। पंगत में जितने भी लोग हैं सब में बांटेगा भाई। इलेक्ट्रॉन को ना मिलकर प्रकाशिक क्षेत्रफल में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों को मिलती है, जिससे इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा संचित करने में समय लगेगा। अर्थात धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में समय पश्चता होगी। उत्सर्जन में समय पश्चता होगी, मतलब टाइम लगेगा बच्चों। परंतु प्रायोगिक निष्कर्षों के अनुसार, प्रायोगिक निष्कर्षों के अनुसार धातु सतह पर प्रकाश के आपतन व इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में समय पश्चता नहीं होती है। लो भाई, पहली सफलता तो ये है। प्रकाश विद्युत प्रभाव तो कहता है कि जैसे ही प्रकाश डालोगे इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए, पर जब तरंग रूप देखा तो तरंग रूप में तो भैया प्रकाश के आने में और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में समय पश्चता हो रही थी। दूसरा सुनना बच्चों, अगर तरंग रूप की बात करते हैं ना, आप 11th क्लास व्यतिकरण याद कीजिए। तरंग रूप की अगर आप बात कर रहे हो तो तीव्रता बढ़ाने पर ऊर्जा बढ़ेगी। याद करो, तरंग रूप की बात कर रहे हो, याद करो। आई जो तीव्रता थी वो आयाम के वर्ग के समानुपाती पढ़ाई थी मैंने आपको। सुनना, इसमें समझना आप। तरंग रूप में तीव्रता समानुपाती आयाम का स्क्वायर। देखना बच्चों ध्यान से, यानी कि जो तीव्रता है ना आई, आयाम किसका? आयाम किसका बच्चों? प्रकाश तरंग जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, पता हो तो आपको। इसमें विद्युत क्षेत्र भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, और प्रकाशिक घटनाओं के लिए विद्युत क्षेत्र जिम्मेदार है।
विद्युत क्षेत्र का आयाम लिया जाएगा ई स्क्वायर या ई जीरो का स्क्वायर भी कह सकता हूं। ठीक है, मतलब अगर आप तीव्रता बढ़ाते हो तो ई जीरो बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, ये समझ में आया। और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा। एक सूत्र याद होगा, F बराबर QE, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल बढ़ेगा। अगर तरंग रूप में कहानी चल रही है तो तरंग रूप में तीव्रता बढ़ाऊंगा तो ई जीरो बढ़ेगा, लगने वाला बल बढ़ेगा। और जब बच्चों इलेक्ट्रॉन पर बल बहुत ज़्यादा होगा ना तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। अब चाहे आवृत्ति कुछ भी हो, चाहे देहली आवृत्ति से कम ही क्यों ना हो, पर आपने बार बार क्या पढ़ा है कि देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर तो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा ही नहीं। सुनना ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यदि प्रकाश तरंग रूप में संचरित हो, तरंग रूप में संचरित हो तो तीव्रता बढ़ाने पर विद्युत क्षेत्र का आयाम बढ़ेगा, विद्युत क्षेत्र का आयाम बढ़ेगा, जिससे अब भैया विद्युत क्षेत्र का आयाम बढ़ रहा है तो इससे इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल बढ़ेगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा बल लगेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल बढ़ेगा, जिससे धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा। सुनना, धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा। और बच्चों आवृत्ति की बात तो आपने की नहीं है, तो इसमें लिखो निष्कासन होगा, चाहे आवृत्ति कुछ भी हो, आवृत्ति कुछ भी हो। ये आप समझे क्या? कुछ भी हो। क्लियर है यहां तक? जबकि प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या बोलते हैं कि देहली आवृत्ति से कम अगर आवृत्ति है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव संपन्न ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा। इस बात को भी लिख दीजिए। जबकि प्रायोगिक तथ्यों के अनुसार, प्रायोगिक तथ्यों के अनुसार देहली आवृत्ति से कम पर इलेक्ट्रॉन निष्कासित नहीं होगा। कहानी समझ में आई क्या? तरंग सिद्धांत दो जगह हमने फेल कर दिया है भाई, दो बार फेल कर दिया है। पहली बार तो इसने क्या कहा कि प्रकाश आ रहा है तरंग के रूप में तो ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को ना मिलकर सबको मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा कलेक्शन में समय लगेगा। पर ऐसा नहीं होता बच्चों, क्योंकि प्रैक्टिकल कहता है कि जैसे ही प्रकाश आएगा इलेक्ट्रॉन को तुरंत बाहर आना होगा। और दूसरी सफलता कि अगर प्रकाश तरंग के रूप में आ रहा है तो आप तीव्रता बढ़ाओगे ना, तो तीव्रता बढ़ाने से विद्युत क्षेत्र का आयाम बढ़ेगा। और जब विद्युत क्षेत्र का आयाम बढ़ाओगे तो फिर बल ज़्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन पर, और बल इतना हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों पर कि इलेक्ट्रॉन धातु से कहाँ आ जाएंगे? बाहर। भले ही आवृत्ति कुछ भी हो, चाहे देहली से कम ही क्यों ना हो, पर प्रैक्टिकल रिजल्ट इसके अपोजिट है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अब नोट कर ले इसको अच्छे से।